हेलो। हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब में। तो करंट अफेयर की सीरीज में आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। तो पहली जो न्यूज़ है वो जो चर्चा में रही, विश्व जनसंख्या दिवस। आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। और करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं वही जो कल आपको जो बताया था, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको क्या काम करने हैं। आपको दो काम करने हैं। एक तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। पहला पहला काम क्या करना है आपको, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको करना है कि मैंने जो करंट अफेयर दे रखा है उसके सेगमेंट को आप अलग अलग लिखोगे। जैसे कि राजस्थान का टॉपिक आ गया तो उसको अलग लिखोगे, इंडिया का आ गया उसको अलग लिखोगे, और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर आएगा उसका आप अलग नोट्स बनाओगे, यानी कि अलग अलग सेगमेंट में इनको लिखोगे। और जैसे ही एक महीने का पूरा हो जाएगा तो आप इनको कंबाइन करके पढ़ना। आपकी 30-40, मुश्किल से 30-40 पेज की एक नोटबुक बनेगी छोटी, शेयर में, ठीक है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। याद रखना डेट को। पहले के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, क्या डेट दे देंगे आपको, एक सही होगी तीन गलत होगी, ठीक है। अब कैसे पूछने लगे, अब पूछने लगे मिलान वाले। कैसे? जैसे आपको दो या तीन या चार ऑप्शन दे देंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, पहला ये हो गया। दूसरा आपको देंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस हो गया। दूसरा आपको दे दिया कि योग दिवस। तीसरा आपको दे दिया पर्यावरण दिवस, ठीक है। तो इस तरह करके देंगे। और आगे आपको डेट इनकी दे देंगे, जो भी डेट रहेगी वो तीन चार अलग अलग डेट दे देंगे। फिर आपके पूछेंगे कौन सा कथन सही है, ठीक है। उसमें फिर आपको ऐसे करके देंगे, ए का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। बी ऐसे ही बी देंगे, ए का दो, बी का एक, सी का तीन, डी का। तो आपको चार क्वेश्चन दे दिए, उनमें मिलान में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसे करके आपको आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो याद रखना, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब आगे है, ऑस्ट्रेलिया ने तीन प्राचीन तमिल मूर्तियां हैं वो भारत को लौटाई। किसने लौटाई? ऑस्ट्रेलिया ने। पहला कीवर्ड याद रखना। और वो तीन मूर्तियां कौन सी है? तमिल मूर्तियां हैं, ठीक है। अब उनका नाम देख लेते हैं कौन सी सदी की है। तो पहली जो मूर्ति है वो है 11वीं 12वीं सदी की है, नंदी की ग्रेनाइट मूर्ति। दूसरी है 11वीं सदी की भद्रकाली के साथ कांस्य त्रिशूल। भद्रकाली की मूर्ति है, उसके साथ एक कांस्य का त्रिशूल है। और तीसरी जो है 12वीं सदी की भगवान मुरुगन, ये जिसको स्कंद भी बोलते हैं, मुरुगन भगवान को स्कंद भगवान भी बोलते हैं, उनकी बेसाल्ट की प्रतिमा है। अब जैसे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें एग्जामिनर क्या देगा कि न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड ने भारत को तीन तमिल मूर्तियां लौटाई। ठीक है। यहाँ पे अगर गलत करना हो या सत्य पूछना हो तो ऑस्ट्रेलिया की जगह एग्जामिनर आपको कोई भी देश का नाम दे देगा। न्यूजीलैंड दे देगा, या सबसे अच्छा देगा ब्रिटेन या फ्रांस, ऐसे देगा, इटली देगा, ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए। और उसके बाद ऑप्शन पहला तो कथन ये हो गया। अब दूसरा कथन क्या देगा कि इसमें एक मूर्ति 15वीं सदी की 15वीं सदी की भगवान मुरुगन की है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा कि 11वीं सदी की भद्रकाली के साथ कांस्य त्रिशूल की एक मूर्ति है। अब नीचे लिखेगा आपको निम्न में से कौन से कूट सही नहीं है। और आपको ऑप्शन क्या देगा इसमें फिर?
ऑप्शन देगा कि केवल एक, ऑप्शन आपको इस तरह से देगा कि कथन 1 व 2, कथन 2 व 3, कथन केवल 3 और कथन 1 2 व, ठीक है। तो इस तरह से आजकल एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप एक एक चीज जो है वो इसकी याद रखना, एक एक पॉइंट याद रखना, जो इम्पोर्टेंट जिस वे में आजकल पूछ रहे हैं उसी वे में मैं आपको ये जो करंट अफेयर है वो करवा रहा हूँ। अगला है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, ठीक है। ये कौन सी है? ये एक स्वदेशी तकनीक है, स्वदेशी रॉकेट है, याद रखना। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से, यानी उड़ीसा के चांदीपुर में जो टेस्ट रेंज है यहाँ से इसका सफल परीक्षण किया था। किसका किया था? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का। ये एक स्वदेशी रॉकेट है, इतनी बात याद रखना। 60 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी पर सटीक निशाना इसने साधा था, 60 किलोमीटर की। और अब एग्जामिनर अगर आपको कुछ गलत करवाना हो तो 60 किलोमीटर की जगह वो देगा 80 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो याद रखना कितने किलोमीटर है? 60 किलोमीटर। और इसे किसने बनाया था? ARDE ने इसको बनाया था। AR आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ARDE, इसका नाम याद रखना। इसको किसने बनाया था? ARDE ने इसको विकसित किया था। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 60 किलोमीटर से लेकर 120 किलोमीटर, यानी मिनिमम 60 किलोमीटर मार कर सकती है और मैक्सिमम 120 किलोमीटर तक ये जो रॉकेट है वो मार कर सकता है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है कि ये जैसे इसको लॉन्च कर दिया तो ये रास्ते में अपना टारगेट है वो बदल सकती है, यानी दिशा बदलकर सटीक निशाना लगा सकती है। जैसे कोई टारगेट है तो उसने अपना रास्ता बदल लिया तो उसी के साथ साथ ये भी अपना रास्ता बदल कर उसके ऊपर सटीक निशाना लगाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप 3-4 बातें वो याद रखना। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो है वो स्वदेशी है, पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित है। डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया था। कहाँ पे? चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ पे? उड़ीसा में। और एआरडी ने इसको विकसित किया था। और 60 से 120 किलोमीटर की रेंज है, जो मिनिमम रेंज है 60 किलोमीटर, उसके ऊपर इसका परीक्षण किया गया था। अब जो अगली है वो है एक इंडेक्स, खुशहाल शहरों की सूची, वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटीज इंडेक्स, यानी विश्व के सबसे खुशहाल शहर। तो ये जो है टाइम आउट, ये सूची निकालता है खुशहाल शहरों की। विश्व में जो टॉप 10 कंट्रीज है, टॉप 10 सिटीज है जो खुशहाल सिटीज है, उनके ऊपर ये रिसर्च करता है और उसके बाद ये अपनी एक इंडेक्स निकालता है। तो इस टॉप 10 में भारत का एकमात्र शहर राजस्थान का जो जयपुर है वो इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। जयपुर राजस्थान एकमात्र भारतीय शहर है जिसको छठा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? छठा। टॉप 10 में कौन से स्थान पे है? छठे स्थान पे, यानी कि छठे नंबर पर विश्व का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? भारत का राजस्थान में जयपुर। तो दुनिया के 10 खुशहाल शहरों की सूची निकालता है कौन? टाइम आउट। पहले स्थान पे कौन से है? इंग्लैंड का बाथ शहर। दूसरे पे है पनामा, पनामा सिटी। तीसरे पे है ग्वाडलहारा का शहर, जो है कहाँ का? मैक्सिको का, ठीक है। ये 3 शहर याद रखना। अब यहाँ पे आपका होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क मैं देता रहूंगा, मैंने कल भी बताया था आपको कि आपकी इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। 1 से लेकर जो 10 शहर है, टोटल सिटीज है, वो क्रम से आपको याद रखनी है। टॉप 3 तो याद रखनी ही रखनी है इसको। और इंडिया की एक कंट्री छठे स्थान पर आई है वो भी याद रखना, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क क्या रहेगा? 1 से 10 तक याद रखना, क्योंकि क्रम पूछते हैं तो आजकल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 4 शहर दे देंगे, 5 शहर दे देंगे, फिर पूछेंगे कि पहले स्थान पर कौन से है, दूसरे पे कौन से है, तीसरे पे कौन से है। ऐसे क्रमानुसार इनको व्यवस्थित कीजिए, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही अवरोही, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये इंडेक्स जो है ये निकालने के जो आधार है कि
कैसे इनकी ग्रेडिंग करेंगे, किन सब्जेक्ट के ऊपर ये इंडेक्स जो है निकाली गई है, तो उसके आधार क्या है, शहरों का कल्चर, यानी वहाँ का कल्चर कैसा है, खान पान कैसा है, रहने का जो तरीका है वो कैसे है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है सामुदायिक भावना, आपस में लोगों की जो प्रेम भाव है वो कैसा है, कैसा उनका व्यवहार है, बोलचाल है, वो कैसी आपस में सद्भावना कैसी है, उसको लेकर दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा, वहाँ के लोग कितने खुश है। इन तीन आधारों के ऊपर इसकी ग्रेडिंग की जाती है और उसके बाद विश्व के टॉप 10 शहरों की लिस्ट निकाली जाती है, इंडेक्स निकाली जाती है। ठीक है, याद रखना कौन निकालते हैं, टाइम आउट। अब अगली जो न्यूज चर्चा में रही वो क्या थी, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA। ये जो शब्द है ये चर्चा में रहा क्योंकि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी है वो विदेशी दौरे पे गए हुए हैं, तो अनेक देशों के साथ वो एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, तो उसके ये शब्द जो है वो चर्चा में है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन क्या है, ये हिंद महासागर जो है, हमारे विश्व में जो 5 महासागर है उनमें से एक महासागर हिंद है। तो हिंद महासागर के जो आस-पास जितने भी देश है, उन देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है ये। अंतर सरकारी अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, याद रखना। IORA क्या है, हिंद महासागर के आसपास के देशों से जुड़ा हुआ एक क्षेत्रीय संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में। सचिवालय कहाँ है, एपन मॉरिशस में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य देश है, कितने राष्ट्र इससे जुड़े हुए, तो 23 राष्ट्र इससे जुड़े हुए। इसका उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों के बीच ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाना। अब ये जो वर्ड है ब्लू इकोनॉमी, ये क्या है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, लेकिन जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। यानी समुद्रों से जुड़ी हुए जो भी व्यापार वगैरह या फिर लेन देन है उसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। जहां पर समुद्र से रिलेटेड कुछ आएगा वो सब कुछ ब्लू इकोनॉमी है। जैसे कि हिंद महासागर से आने जाने वाले जहाज, उनको लेकर एग्रीमेंट हुआ, इन देशों के बीच में सामान आएगा तो उनको लेकर एग्रीमेंट हुआ, किस देश से कौन सा सामान आयात होगा, निर्यात होगा, सब जो भी समुद्री इलाके से जो व्यापार होगा वो सब कुछ में आएगा ब्लू इकोनॉमी में। या फिर जैसे मछली पालन हो गया, झींगा पालन हो गया, मत्स्य पालन, ये है, ये सब कुछ क्या है, ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, अब है नेक्स्ट। तो आपको इसको याद रखना, IORA डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि IORA में कुल कितने सदस्य देश है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है इस संगठन का। अगला है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस, ये कहाँ पे स्थापित हुआ है, ये हुआ है जयपुर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, खान विभाग द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और ये क्या है, ये है एक तरह का म्यूजियम। ये एक म्यूजियम है जिसमें अध्ययन होगा, शोध होंगे, यानी कि राजस्थान में जो भी खनिज है उनके लिए एक म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में सभी प्रकार के खनिजों के सैंपल इकट्ठे होंगे और इन सैंपल के ऊपर अनेक नए नए शोध होंगे, और जो भी कोई विद्यार्थी है या फिर कोई और भी व्यक्ति है वो इनके ऊपर अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर अध्ययन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस स्थापित कहाँ हुआ है, जयपुर में। आपको ऑप्शन क्या देगा एग्जामिनर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जालौर। ऐसे आपको 4 ऑप्शन देगा। क्वेश्चन यही देगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस म्यूजियम कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो ये 4 ऑप्शन देगा, इसमें आपको बताना होगा। ठीक है, किसने किया है, खान विभाग ने। खान विभाग ने ये म्यूजियम बनाया है। किसके लिए, क्या उद्देश्य है, राज्य के जो खनिज है, सिरेमिक्स हो गए, रेयर अर्थ एलिमेंट हो गए, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, इनका सैंपल इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर ये जो म्यूजियम बनाया है इस म्यूजियम में रखेंगे। इसके ऊपर क्या होगा, शोध होगा, अध्ययन होगा। हमारे राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 82, 80 प्रकार के राजस्थान में खनिज। अब अगला है केवला देव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पे है, भरतपुर में। ये वैसे तो है आपका
जियोग्राफी से, राजस्थान जियोग्राफी से, सॉरी, राजस्थान जियोग्राफी का है, जो आपके अभ्यारण्य वगैरह होते हैं उसमें। लेकिन ये चर्चा में है, चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर कछुओं की है वो गणना की गई थी, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में आया। और जब ये गणना की गई तो यहाँ पर 74 गेंगी सॉफ्ट सेल टर्टल, इस इस प्रकार के कछुए का नाम आप याद रखना। 74 कितने कितने मिले? कुल 74 मिले हैं डेंगी सॉफ्ट सेल टर्टल पाए गए हैं। और ये खास क्यों है? क्योंकि ये जो टर्टल है, ये जो कछुए हैं, ये गंगा और यमुना जो नदी है इस बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक जो है या फिर इतिहासकार है, इसके ऊपर ये अध्ययन का क्षेत्र रहेगा। ये केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर का जो इलाका है वो पुराने यमुना बेसिन से कुछ संयोग रखता है, इसके ऊपर ये अध्ययन का क्षेत्र बन गया है। इसलिए गेंगी सॉफ्टशेल टर्टल, आप इसको याद रखना, कहाँ पर मिले हैं? केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भरतपुर में। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान और अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मिलान में आते हैं। आपको 4 राष्ट्रीय उद्यान देंगे, वो कहाँ पर स्थित है, ऐसा डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो हाल ही में यहाँ पर कछुओं की गणना करवाई गई, यहाँ पर 74 गेगी सॉफ्ट शेल टर्टल पाई गई है। ये टर्टल ब्रह्मपुत्र नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वही आपको फिर ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फुट, फुट में क्या देगा? पहला देगा केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है, 1 2 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो आपको इसमें ये ऐसे बताने हैं। एग्जामिनर का जो ट्रेंड चेंज हुआ है क्वेश्चन पूछने का, एग्जामिनर जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी हिसाब से आपको करंट अफेयर हो या कोई और सब्जेक्ट हो वो तैयार करना है। तो आज के करंट अफेयर में बस ये 7 टॉपिक थे। फिर से आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले तो आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसमें आप बताना विश्व में कुल कितनी जनसंख्या है? होमवर्क क्या रहेगा? विश्व में कुल कितनी जनसंख्या है? भारत में कितनी है? ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक, और सबसे कम, ये हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश और सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इतनी चीज आपको होमवर्क के रूप में करनी है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई लिख लेना। और उसके बाद ये इतने टॉपिक जो एक्स्ट्रा मैंने होमवर्क के रूप में बताए, ये होमवर्क क्यों देता हूँ? एक करवाने को मैं यहाँ पे करवा दूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप होमवर्क करोगे, खुद से थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, ठीक है। तो ये 5-7 टॉपिक है, अलग अलग आपको ये लिखने हैं, जैसे राजस्थान का अलग, विश्व का अलग और भारत का अलग, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।